जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो कैसे दूसरों पर कैसे पत्थर फेंक सकते हैं? वो बंगाल में इससे पहले इतिहास में क्या हुआ? एंटी इनकम्बेंसी के तहत जनता ने आप लोगों को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं आप? जनता का जनादेश बंगाल की जनता ने दिया है ना जनादेश। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का कल स्टेटमेंट आपने देखा है, और जो काउंटिंग जो हुआ दीदी का काउंटिंग, उस काउंटिंग का 6 घंटे का फुटेज आप दिखा दीजिए, 4 घंटे का कम से कम फुटेज दिखा दीजिए कि दीदी जब काउंटिंग हॉल में गई थी तो उनके साथ में क्या हुआ, उनके काउंटिंग एजेंट के साथ में क्या हुआ, वो फुटेज आप दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन दिखा दे, दीदी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन जब आपने सीसी कैमरा अनिवार्य किया था पोलिंग स्टेशन से लेके काउंटिंग स्टेशन तक, तो वो सीसी फुटेज किस काम का? कि अगर कहीं पर चैलेंज अगर होता हो तो आप सीसी फुटेज दिखाने से इनकार करते हो, तो आप फिर सीसी कैमरा लगाए क्यों थे? आज एक चैलेंज जब आ रहा है सामने में कि वहां पर दीदी को मारा गया, पीटा गया, घूसा मारा गया, चूल उनके बाल को नोचा गया, तो ये अगर एक मुख्यमंत्री, आज मान लेते हैं प्राक्तन मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री जब ये अभियोग लगाती है तो कम से कम आप अगर सच्चता है आपके अंदर तो आप वो सीसी फुटेज क्यों नहीं दिखाते? बस इतनी सी तो बात है कि सीसी फुटेज। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है साकिर अली जी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ममता बनर्जी राज्य की सिटिंग चीफ मिनिस्टर 15 साल से, मुझे एक बार भी यकीन नहीं होता ये बात सुनकर कि उनके बाल खींचे गए, उनको मारा पीटा गया, लेकिन फिर भी आरोप है आपका, आरोप है आपका, तो डेफिनेटली इस पर बात होनी चाहिए। निखिल जी, अब ये बताइए सर, चैलेंज दे रहे हैं ना आपको, सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं होता कि देश की फोर्सेस एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर, महिला मुख्यमंत्री पर अटैक कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन अगर टीएमसी सवाल खड़े कर रही है तो सर फैसला तो तभी होगा ना जब सबूत सामने आएगा। रख दीजिए प्रूफ सामने। इलेक्शन, अगर चुनाव की शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह है तो वो कोर्ट जा सकती है। कोई भी इलेक्शन, इनफैक्ट अगर चुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाते हैं, ठीक है, जवाब सुन लीजिए, निर्दिष्ट समय के अंतराल में वो कोर्ट जा सकती है, कोर्ट इसका फैसला कर सकता है। लेकिन इस इरादे से लोगों को भड़काते हुए जनादेश का अनादर करना, मेरे सवाल, आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। निखिल प्रसून जी, सवाल ये है कि अगर ये शिकायत ममता बनर्जी राज्य की सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रही है, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा विलेन बोल रही है, तो क्या हाँ या ना में जवाब दीजिए, चुनाव आयोग रिलीज कर दे वीडियो? उनके पास कुछ तो सबूत होगा ना, उस पर्टिकुलर टाइम विंडो का वीडियो रिलीज करिए और पूरे देश को सच और झूठ का फैसला बताइए। क्या दिक्कत है? सही बात है, तो चुनाव आयोग के पास जाइए। अगर चुनाव आयोग आपकी दरखास्त न सुने तो कोर्ट में चले जाइए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां से कोई रोल आ गया? भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहां से आई? आप चुनाव आयोग के पास जाइए, चुनाव आयोग अगर आपकी बात ना सुने तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आप तो हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इसलिए जनादेश का एक तरह से बहानेबाजी करना बंद करिए। आपको भी पता है, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, उससे पहले साकिर अली जी बस एक छोटा रिएक्शन आपसे और चाहिए मुझे सर। अगर जनता ने जनादेश आपके खिलाफ दिया है और जिस तरह से आपके खिलाफ दिया है वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी तरह से 15 साल पहले आप भी वाम मोर्चा को, लेफ्ट को हराकर सत्ता में आए थे, इसी तरह का मैंडेट था उस समय भी। बंगाल ने उसी इतिहास को दोहराया है, लेकिन किसी दूसरे दल के पक्ष में दोहराया है। इसे आप मानने को तैयार नहीं, और नतीजा क्या है? ये हिंसा की घटनाएं क्यों हो रही हैं? टीएमसी के कार्यकर्ता जाके बीजेपी दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? नहीं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट, हुकूमत जो है माइंडेड आ गया है, किसी भी तरह का तरीका से माइंडेड आया होगा, वो छोड़िए, राजनीति की बातें उठती है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि आज हुकूमत बीजेपी की है तो कम से कम उनका दायित्व बनता है कि राजनीतिक हिंसा को रोके, और उनके लीडरों का अच्छा बयान भी आया है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसमें तीसरे लोग भी घुस के इसमें एडवांटेज ले रहे हैं, ये देखना भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल का काम है और स्टेट का भी काम है। हाँ, मैं अब कांग्रेस से नीरज मिश्रा जी को चर्चा में लाऊंगी। नीरज मिश्रा जी, कौन जिम्मेदार है जो ये हिंसा की घटनाएं हो रही हैं बंगाल में इस वक्त? कौन है इसके रिस्पॉन्सिबल? झंडा लेकर के, भगवा अबीर लगा करके अगर तोड़-फोड़ कर रहे हैं, मीनाक्षी जी, मेरा सवाल नीरज जी से। हाँ बोलिए नीरज जी। मीनाक्षी जी, इसका जवाब तो या तो वहाँ गवर्नर दे पाएंगे या जो सेंट्रल फोर्सेस डिप्यूटेड हैं वो दे पाएंगी। लेकिन दिख तो ये स्पष्ट रहा है कि इस मैंडेट के बाद जो नुकसान हो रहा है वो बंगाल की महान जनता का हो रहा है। आज बंगाल की जनता ने भले ही किसी भी वजह से कैसा भी मैंडेट दिया हो, लेकिन अब मैंडेट जिनके पास है ये तो उनकी जिम्मेदारी है।
और ये अमित शाह जी की जो फेदर इन द कैप है वो एक और बढ़ गई है, क्योंकि वो मणिपुर का फेल मॉडल अब हो सकता है बंगाल में भी लगा दें। अगले 1.5-2 साल तक इस तरीके की हिंसा जारी रहे और अमित शाह जी को ये दिखे भी नहीं कि जैसे मणिपुर वो नहीं गए तो शायद वहां से अब मुख्यमंत्री का वो फाइनलाइज करके उसके बाद वो लगता है वापस आएंगे और वापस नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं कुछ और कहना चाह रहा था। मीनाक्षी जी, अखिलेश जी ने आधी बात कही। उनको ये कहना चाहिए था कि भाजपा 1 नंबर की पार्टी है, पर 1 नंबर सिर्फ 10 में से, और वो 1 नंबर भी इसलिए क्योंकि वो 1 नंबर है तुष्टीकरण का, क्योंकि इन 5 राज्यों के मैंडेट ने यह बात क्लियर की है कि जहां जहां तुष्टीकरण नहीं चलता वहां भाजपा की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। और ये भाजपा जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, सच्चाई ये है कि भाजपा तो हाफ इंडिया पार्टी है, वो तो नॉर्थ और ईस्ट की पार्टी है। साउथ के किसी भी स्टेट में कोई व्यक्ति भाजपा की तरफ देखता भी नहीं है। असम में क्या हुआ? असम में जो 19-20 सीटें आपकी आई हैं उसमें से 18-19 तो मुस्लिम विधायक हैं जो आपके पाले में आए हैं। यही हाल आपका बंगाल में है। इकलौते 2 विधायक जो बंगाल में चुनकर आए हैं कांग्रेस के, दोनों मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। कभी बंगाल में आरोप तो आपके ऊपर ये है कि आप मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गए, अल्पसंख्यकों की पार्टी बनकर रह गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है आज की तारीख में? नीरज जी। मीनाक्षी जी, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि आपने बहुत शानदार सवाल पूछा है। आपको असम के चुनाव के रिजल्ट को 2023 के जेरीमैंडरिंग के हिसाब से देखना चाहिए। 2023 में इस देश में ऐसा कुछ घटा जो न्यूज की हेडलाइन से दूर था। वो था कि वहां पर इलेक्शन के पहले जेरीमैंडरिंग करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसे बांटा गया कि आपने एक तबके को एक जगह पर कंसोलिडेट किया। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। बारपेटा के अंदर एक पंचायत है जिसमें 10 गांव हैं। 2023 से पहले वहां एक विधायक, एक सांसद और एक सरपंच होता था। लेकिन ये जो 2023 की जेरीमैंडरिंग हुई उसके बाद अब वहां पर 2 सांसद, 3 विधायक और 5 सरपंच हैं। अब आप ही सोचिए कि जब सिस्टम ने सिस्टमैटिकली आपको इस तरीके से छोड़ दिया, उसके बाद भी कांग्रेस ने ये तो हिम्मत की कि हम लोग वहां पर जनता के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप कुछ भी कहते रहिए, आज भी असम की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हम ही तो हैं। हम ही तो लोगों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने डेमोग्राफिक कंसोलिडेशन करके, लेकिन अगर गौरव गोगोई भी अपनी सीट हार जाएंगे, सर अगर गौरव गोगोई भी अपनी सीट हार जाएंगे तो क्या आपको इसमें जनता का जो मैसेज है वो राजनीति का बिटवीन द लाइन समझ में आता है? जो मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट आपका वो भी चुनाव हार गया। देखिए उत्तरी असम में क्या हुआ, अपर असम में क्या हुआ? मीनाक्षी जी, इसके पीछे ना कई सारे कारण हैं। मैं आपको डिकंस्ट्रक्ट करके बताता हूं। आप इसको ऐसे समझिए कि आज जो आपकी सोचने समझने की ताकत है, क्या उसके ऊपर पिछले 11-12 साल में सिस्टमैटिक अटैक नहीं हुआ? किस तरीके की खबर कहां तक पहुंचती है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हमने चुनावों को बाइनरी बनाकर छोड़ दिया है। और उस बाइनरी में जो जेरीमैंडरिंग की गई है, जिस जनता से आप वोट मांगने जाते हैं आप उसके बुद्धि विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल नीरज जी ये है, तो जितने साल इस देश में कांग्रेस ने शासन किया तो उतने साल कांग्रेस ने इस देश का जो बुद्धि विवेक है उसको डिजाइन किया। क्या आपके कहने का ये मतलब है? देखिए, हार का बहाना खोजने में कांग्रेस को पीएचडी हासिल है, क्योंकि इसकी वो जो 75 साल की यात्रा है ना, उस यात्रा के अंदर हम लोगों ने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमने बढ़ाया। आज पिछले 11 साल में सबसे पहला जो सिस्टमैटिक अटैक है उस साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर है। और ये बात खराब लगेगी आपको सुनने में, लेकिन देश की सच्चाई ये है कि एक जॉबलेस ग्रोथ वाली सरकार इस देश को ये दिखाना चाहती है कि बंगाल में वो जॉब का मॉडल देगी। हाँ, मैं गार्गी को चर्चा में लाना चाहती हूँ। गार्गी, कांग्रेस पार्टी तो बड़ा साफ स्पष्ट कह रही है कि ये जो 10 नंबरी 4 नंबरी जिस तरह की बातें चाहे अखिलेश यादव कर रहे हैं या चुनाव आयोग को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इस सब के बीच में मिसिंग लिंक क्या है? जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करने की क्षमता क्या आज विपक्ष में नहीं रह गई है? नहीं रह गई। ये दिख रही है मीनाक्षी कि कांग्रेस ये भूल गए, कांग्रेस के जो आए हैं, कि 4 दिन पहले उन्हीं का लीडर राहुल गांधी कैसे कोस रहा था ममता बनर्जी को कि ममता वो 2 रैली करने गए बंगाल में, वो तो गए भी नहीं,
चलो 2 सीट इस बार मिल भी गया कांग्रेस को, लेकिन ममता बनर्जी को कैसे कोस रहा था कि ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के लिए, उनकी जो पॉलिसीज के लिए, इसीलिए लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। वो खुद राहुल गांधी जी ने बोला, इन्हीं का लीडर ने बोला ना, और इनका जो रेवंत रेड्डी ने बोला कि मुसलमानों का पार्टी है, तब ठीक है। मतलब आप मुस्लिम तुष्टीकरण करें तो ठीक है। देखिए भाजपा जो है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास, इसी की बात कर रहे हैं। और बंगाल में भी अभी बीजेपी के जो लीडर्स है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, शौमिक भट्टाचार्य हो, दोनों ने बोला कि हिंसा मत कीजिए। शुभेंदु ने बोला कि सरकार बनने दीजिए, एसआईटी गठन होगी, जो भी हिंसा टीएमसी के लोगों ने किया पिछले बार, उसका कानून से उसका देखा जाएगा, तो उनको जेल में डाला जाएगा, लेकिन हिंसा मत कीजिए, सबको बोला जा रहा है। लेकिन हाँ, हिंसा होना नहीं चाहिए मीनाक्षी, लेकिन बीजेपी की कार्यकर्ता मर गए ना। न्यू टाउन में मधु मंडल जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको मार दिया। और अभी क्या हो रहा है कांग्रेस के, इनको मैं बताती हूँ प्रवक्ता को, बीजेपी के सारे जो बीजेपी के बोल रहा हूँ, टीएमसी के लोगों के घर से बॉम्ब्स निकल रहे हैं। टीएमसी के काउंसिलर आमिरुल शेख एयरपोर्ट में थे, उनके बैग से हथियार निकले। साकिर अली जी इस पर जवाब देना चाहते हैं।